वंस अगेन आज की क्लास में आपका स्वागत है पेपर डिस्कशन के बाद। आज नया चैप्टर जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कहानी सुनेंगे और अगले 20 मिनट में चैप्टर समाप्त करेंगे। बहुत हो गया 20 मिनट। सुनो मेरी बात। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर याद कीजिए, पहला या दूसरा, जिसमें मैंने बोला था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज मोशन में है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस करता है ये समझना और समझाना दोनों ही औकात के बाहर है, तो इस पे डिस्कशन नहीं होगा कि वो कैसे करता है। करता है उससे आगे की कहानी शुरू हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने की साथ कहानी ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस तुम्हें 3D में दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा हर बार जिस तरीके से अपन एक्सिस अज्यूम करते हैं उससे थोड़े अलग तरीके से करें हैं। जनरली इसको एक्स मानते हैं, इसको अपन ने क्या माना है? जेड। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के अलोंग अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लिया है, और इस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी। वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करेगी? लाइट की स्पीड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर वेरी कर रहा है वो ऐसे घूम रहा है। ये साइन की ग्राफ दिख रही है? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे इट इज ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। आप लोगों को ये वेव की इक्वेशन लिखना क्लास 11th में सिखाई होगी। वेव ऐसी दिखती थी के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं के जेड माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब है किधर जा रही है? प्लस जेड एक्सिस। ये जो वेरिएबल लिखा है उस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है। माइनस साइन है तो प्लस में जा रही होगी, अगर प्लस होता तो माइनस में जा रही होगी। इसके बाद यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये ऐसे वाले प्लेन में है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। समझ गई बात? ओके। या अगर आपको और अच्छा नहीं लग रहा तो इसको अच्छा बना देते हैं। रुको, ये वाला अच्छा लग रहा है या पहले वाला अच्छा लग रहा था? एक्चुअली प्लस वाई में मुझे बनाना है तो मुझे बनाना तो इधर ही चाहिए आइडियली, लेकिन आप फीलिंग समझ जाना। चलो ऐसे ही बना के ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो मूव कर रही है ये एक्स डायरेक्शन में है, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो वो वाई डायरेक्शन में होगी। दैट विल बी बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। बी नॉट इसका एम्पलीट्यूड है। ओके, देखो पहली जो का लूप है वो प्लस वाई में आनी चाहिए थी, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दी है। यहाँ पर देखो पहली लूप किधर आ रही है? माइनस वाई में आ रही है ना, प्लस वाई में आनी चाहिए थी। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि तुम्हें दिखेगा नहीं दिखेगा मैं कह नहीं सकता, तो तुम इसको ऐसे ही समझना। एक तो हो गया ये वाला वाइट वाला, और ग्रीन वाला हो गया ये वाला। तो अब तुम्हें दोनों प्लेन समझ में आ रहे होंगे। जो एक्स डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है आपका एक्स जेड प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका वाई जेड प्लेन में, और वेव जा रही है आपकी प्लस जेड डायरेक्शन। कितना चमक गया? अच्छा क्या एक्स लिख दिया?
प्रिंटिंग एरर। इतनी कहानी चमक गई। अब यहाँ पे ना कुछ नामकरण कर रहे हैं, जैसे जो के है, के को कहते हैं वेव नंबर। इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है क्योंकि ये सब आप 11th में जानते हैं। के इज कॉल्ड वेव नंबर, लैम्डा इज कॉल्ड वेव लेंथ, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बी नॉट और ई नॉट एम्पलीट्यूड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक नोटेशन होता है, न्यू और एफ, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी हैं। एनसीईआरटी में न्यू से डिनोट किया गया है, अपन एफ से डिनोट करके काम चला रहे थे, तो उससे कोई अपन एफ बोलेंगे तो भी आप न्यू ही समझ लेना है, न्यू लिखा है तो एफ समझ लेना। फ्रीक्वेंसी है, वी जैसा है, बस वी की दोनों टांगों को हल्का सा अपन ने टिल्ट कर दिया है। ओके, इतना समझने के पश्चात कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिन पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। जैसे k इज कॉल्ड 2 पाई बाई लैम्डा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ओमेगा इज 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई एफ, एक ही बात लिखिए। तीसरा फॉर्मूला, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो क्या आप लोग इसे जानते हैं क्या, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो, ये आता यहीं से है। लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा बोल दो। तो लैम्डा 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू वी, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा इज इक्वल टू वी। तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव की स्पीड है, ठीक है। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा तुम समझ गए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और k क्या है, वेव नंबर। मतलब आप चाहें तो इस वेव को देख के ओमेगा बाई के करके इसकी स्पीड बता सकते हैं कि वेव किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। सिंपल क्या करना है, ओमेगा बाई के, टी का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाई जेड का कॉफिशिएंट, या एक्स का कॉफिशिएंट, या वाई का कॉफिशिएंट। तो v हो जाएगा आपके पास ओमेगा बाई के। यहाँ तक कोई समस्या की बात अपने को नहीं लग रही, क्लियर है ना दोस्त। तो जब v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के मेरे पास आ चुका है, फिर इसके बाद जो चीज देखने की है कि इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट c, देन यही फॉर्मूला बन जाएगा c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस खूब है। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगला फॉर्मूला देखो, अगला फॉर्मूला है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब बातें जानते हैं अपन, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, और ये होता है परमिटिविटी, मैं गलत बोल दिया, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो किसी मीडियम की बात है, यही स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब तो मीडियम में आ गए ना अपन। अगर इस फ्री स्पेस में होते तो ये स्पीड की जगह क्या होता, स्पीड ऑफ लाइट, और म्यू की जगह क्या होता, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करते हैं अपन, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ये तो आप बाय डिफॉल्ट समझ ही जाएंगे। ओके, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो E अपॉन बी होता है, या E नॉट अपॉन बी नॉट होता है, वो C के बराबर होता है।
ई नॉट अपॉन बी नॉट किसके बराबर होता है, सी के। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, दूसरी चीज, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट कहानी है भाई। ई वेक्टर इधर है, बी वेक्टर बाहर है, तो ई क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा ना। तो ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, हमेशा जो लाइट जो वेव है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये कहानी हो गई। इसके बाद मेरे हिसाब से अब अपन ने वो सारे फॉर्मूले पढ़ लिए जिससे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको अब लिख लेना चाहिए। और इस बात को लिख लीजिए, उससे पहले मैं आपको एक दो बातें और लिखा देता हूँ थ्योरी की। पहले थ्योरी की बात लिखेंगे, फिर अपन ये सारा लिखा हुआ पढ़ लेंगे। आपको एनर्जी डेंसिटी वगैरह तो पता ही है, अपन ने पहले लिखाई रखी है। जैसे फिर भी एक बार लिखा देते हैं, एनर्जी डेंसिटी एक तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड वाली का क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो यहाँ मैक्सिमम आता है तो बी नॉट ई नॉट ऐसा लिख। ओके, तो ये थोड़ा सारे फॉर्मूले अपन ने निपटा दिए। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दो चार बातें हैं, निपटा ली जाएं। A changing electric field produces a changing magnetic field. A changing electric field produces a changing magnetic field. A changing electric field produces a changing magnetic field, and vice versa. And vice versa, which gives rise to a transverse wave, which gives rise to a transverse wave, which gives rise to a transverse wave known as electromagnetic wave, known as electromagnetic wave. In EMW, time varying electric field and magnetic field, in EMW, time varying electric field and magnetic field, time varying electric field and magnetic field, and velocity of wave are mutually perpendicular, and velocity of wave are mutually perpendicular. ठीक है, और इसको ना मैं सही कर ही देता हूँ, वरना फिर बाद में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये पॉजिटिव में ही आनी चाहिए। तो भले ही तुम्हारे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने लिख दिया है तो ये तो समझ जाओगे ना परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको सही लिख देता हूँ। क्या बेटे? हाँ बिल्कुल, भले ही अब चित्र दिखने में तुम्हें कैसा भी लगे, लेकिन मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ। पहले ये वाला बनाते हैं, ठीक है, फिर ये वाला बना देंगे। ओके, तुम समझे क्या हो रहा है? इन दोनों के जो जंक्शन पॉइंट्स हैं वो सारे के कॉमन है। मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का लैम्डा सेम है, दोनों का के सेम है। ओके, बना लो। बस ध्यान रखना कि एक ऐसे है और एक ऐसे है। एम्पलीट्यूड अलग होगा, ई नॉट बी नॉट वो अलग होगा।
चलिए वापस लौट के आएंगे, क्योंकि पढ़ना तो तब तक है जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए। तो एक बार फर्स्ट स्लाइड देखने की इच्छा रखते हैं बच्चे, देख लो भाई फर्स्ट स्लाइड। वो हमने सिंपली दोनों को डिवाइड करके निकाल लिया है। ओमेगा बाई के को उसको ओमेगा बाई के को डिवाइड कर दो, सीधा आ जाएगा एफ लैम्डा। करके देख ले। वैल्यू डाल दे सिर्फ, ओमेगा बाई के में सीधा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, सुनो शांति से सुनो। सन 1865 की बात, 1865, मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद 22 साल के बाद 1887 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ हम प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, प्रोड्यूस करके दिखा। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस, जिनका नाम आप लोग जानते हैं। जगदीश चंद्र बोस का नाम नहीं जानते? जगदीश चंद्र बोस किसकी फैमिली से था? जगदीश चंद्र बोस ने, परफेक्ट, जगदीश चंद्र बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर दी, जिनकी जो वेवलेंथ थी वो बहुत कम थी। 1887 में जो साइंटिस्ट ने करी थी उसने 5 मीटर के आसपास की प्रोड्यूस करी थी। इन्होंने कुछ मिलीमीटर माइक्रोमीटर तक की रेंज की वेव प्रोड्यूस कर। इसके बाद हर्ट्स ने ऐसा कहा कि यार इनको ना हम ट्रेवल भी करा सकते हैं, वो हर्ट्स ही था 1887। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मार्कोनी, मार्कोनी नहीं मार्कोनी। मार्कोनी ने लगभग 1895 की बात है, मुझे जहाँ तक याद है, मैं नहीं था उस टाइम पे उसने रेडियो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराया, और उसने प्रॉपर बातचीत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराया, जिससे आप लोग रेडियो का इन्वेंटर मार्कोनी को ही बोला जाता है। लेकिन उससे पहले इस पर बहुत काम हो चुका था। उसने जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के साथ साथ उसे रिसीव भी करा दिया। मतलब कहीं भी जैसे आप एफएम सुनते हो तो एफएम में क्या हो रहा है, एक जगह से रेडियो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, आपके पास डिवाइस है, आप उस डिवाइस से उसे कैच कर ले रहे हो। तो कैचिंग भी तो एक मेन पार्ट हो गया ना इस पूरे सिस्टम का। तो रेडियो का इन्वेंटर अपन मार्कोनी को बोलते। ये सब डिस्कशन हो गया। इस डिस्कशन के दौरान जिन जिन चीज़ों में बात चल रही है वो बात यह है कि मैक्सवेल ने, जो इसका मूल व्यक्ति था जिसने भी पूरी घटना को शुरुआत करी, मैक्सवेल ने सारी थ्योरेटिकल बातें बताई। उसने कहा कि अभी तक जितना भी तुमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है सबको उठा के मैं एक साथ रख दूंगा, और मैं उसमें एम्पियर की सहायता भी ले लूँगा, एम्पियर सर्किटल लॉ की, और मैं बता दूंगा कि ये 4 इक्वेशन हैं जिनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैलकुलेशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ लेना चाहिए कि एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर आप जानते हैं? अरे हाँ ना यार, कैपेसिटर में ये अपने पास एक ऐसी सोर्स है, इसमें से कुछ करंट जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ये जो करंट जारी होगी, करंट जारी होगी तो ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस वायर में ऐसे फ्लो हो गए और फ्लो होके यहाँ पर डिपॉजिट हो गए होंगे इस प्लेट पे। सिमिलरली ऐसा बोल सकता हूँ दूसरी लैंग्वेज में कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो हुए होंगे और यहाँ पे जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गए होंगे, तो करंट इसमें इस तरीके से फ्लो कर रही होगी। जो भी बात मैंने बोली समझ में आ गई? यहाँ पर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहे हैं, बैटरी से निकले या जो भी सोर्स से निकले इस पे डिपॉजिट हो गए, तो मूव किए ना, कंडक्ट किए। तो यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं अपन कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं?
कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के बाद अब सोचने वाली बात है जो आज तक आपने कभी नहीं सोची, कि इन दोनों प्लेट के बीच में कोई वायर तो कनेक्ट है नहीं, और अगर वायर कनेक्ट हो जाएगा तो कैपेसिटर का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो करंट इस टर्मिनल से इन दोनों के बीच में आ कैसे रही है, इस प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में आ कैसे रही है? जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम लेने से तुम ज्ञानी नहीं बन जाओगे, मूर्ख ही रहोगे। थोड़ा विचार करके बोलो, क्योंकि तुमने आज तक तो विचार किया नहीं और क्लास आते नहीं हो, और क्लास के बीच में बोल चुका हूं कि आंसर तुरंत नहीं देना है, सोच के देना है। क्या लग रहा है कि तुम दोनों प्लेट्स के बीच में करंट को कैसे ट्रेवल कराओगे? वो तो तुम्हें याद कराने के लिए बात बोली थी, वो तो याद कराने के लिए। करंट का तो मतलब तो हमने यही समझा ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़ते हैं। मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाए उसे करंट कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लो यहाँ पर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ प्लेट के बीच में कैसे होगा? यहाँ पे तो बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये जो फ्लो है, ये फ्लो कैसे होता है? यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीजें जो आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, आ ही जाएगा वैसे। आपको याद करो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। याद आ रहा है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये भी याद आ रहा होगा। इसको मैं से लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। इतना चमक गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स, और ये फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इट इज फ्लक्स। और ऑब्वियसली कौन सा? इलेक्ट्रिक। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी फाई ई बाई डी टी। सोच के देख, डी क्यू बाई डी टी, इसी को तो करंट कहते हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट में तो करंट लिखा हुआ है, तो फिर राइट में भी क्या लिखा हुआ होगा? ये करंट। कि अगर हम फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करा दें तो जो करंट होगी वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होगी। ये पर्टिकुलर जो भी बात करी है ये आपने करी है इन बिटवीन प्लेट्स, आया ना? इसका मतलब इनके बीच में कोई करंट तो फ्लो कर रही है। वो करंट वैसी नहीं है जैसी आज तक हम समझते थे। आज तक करंट को हमें क्या करना पड़ता था? चार्ज को मूव कराना पड़ता था। लेकिन ये फ्लक्स, ये करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? फ्लक्स के वेरी करने से। मतलब यहाँ पर कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लक्स का वेरिएशन। जो फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है, इसकी वजह से ये जो करंट आई है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का नोटेशन मैंने दे दिया है आई डी। तो आपके पास करंट कितनी हो गई? दो। एक हो गई कौन सी? कंडक्शन करंट, और दूसरी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। तो कंडक्शन करंट आउटर सर्किट में फ्लो कर रही होगी और प्लेट्स के बीच में क्या फ्लो कर रही होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको कभी भी एक लॉ होता है जिसे आप लोग जानते हैं जंक्शन लॉ के नाम से, याद है क्या? जंक्शन लॉ, और आप इसको बोलते थे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। याद आया? जब आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे तो किरचॉफ करंट लॉ लगाते समय जब आप करंट लिखते थे आई इनकमिंग बराबर आई आउट गोइंग, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? जितनी करंट आई उतनी करंट। तो आपको यहाँ पर करंट लिखते समय हमेशा ध्यान रखना, आपको कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही करंट अब आज के बाद से आपको लिखनी है। कौन सी वाली? इनकमिंग, और यहाँ पर कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट कौन सी? आउटगोइंग। हम ये कहाँ पर बात करना चाह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एट वन प्लेट। कोई भी एक प्लेट को मैंने देखा, इस प्लेट पर मैं जंक्शन लॉ लगा रहा हूँ, जबकि यहाँ पर तुम्हें जंक्शन दिख नहीं रहा होगा।
लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितनी करंट लेफ्ट में आई उतनी करंट राइट में गई। तो लेफ्ट से कौन कौन सी करंट आई होगी? कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। और इधर कौन सी गई? कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बता, इससे इधर कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? नहीं। तो इससे जो लेफ्ट में अगर मैं देखूंगा तो इससे लेफ्ट में कोई भी कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो ये कितनी हो गई है? 0। अब इस साइड आ जाओ, राइट साइड आऊंगा तो यहां पर सिर्फ कौन सी होगी? कंडक्शन। यहां पर क्या 0 है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इधर लेके आऊंगा तो बोल दूंगा कि यहाँ पे कंडक्शन करंट इज, यहाँ पर इसके बीच में बात कर रहा हूँ, इसके बीच में यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है, कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आई डी। तो मैं इधर लेके आया तो मैंने इसको बोल दिया कि भैया यहाँ पर कंडक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। इस प्लेट के लेफ्ट से कंडक्शन करंट आई, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, और जंक्शन लॉ के हिसाब से दोनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल। क्लियर है बात? तो कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ये बात आपकी बुद्धि में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। इस बात को लिख लिया जाए, लिखिए। मैं कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ बातें लिखा दूं, कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब लिखना इसी में ही है। आपने इसमें हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग मैंने कुछ बोली थी क्या? हेडिंग में ऐसा लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए लिखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, changing electric field intensity changing electric field intensity is equivalent to a current, is equivalent to a current through capacitor, equivalent to a current through capacitor. That current is known as displacement current. That current is known as displacement current. ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन हो गई। अगली डेफिनेशन लिखी जाए। द कंडक्शन करंट इज द करंट, पॉइंट में लिख लो, द कंडक्शन करंट is the current due to the flow of charges, due to the flow of charges in conductor, due to the flow of charges in conductor, and is denoted as IC. Current due to the flow of charges in a conductor and is denoted as IC. And is denoted as IC. चलो भैया, हेडिंग लिखो, मैक्सवेल इक्वेशंस। देखो यार, मैक्सवेल इक्वेशंस तो तुम्हें सभी आती ही हैं, तो कुछ मुझे नया बताना नहीं है।
ये पेपर में यही पूछ लेता है कि बताओ मैक्सवेल की चारों इक्वेशन क्या है। तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशन चार हैं, उसने चारों चीज़ें कंबाइन कर दी हैं। सीक्वेंस का कोई लोड नहीं है। पहला है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद है तुमको? जरा याद दिलाओ क्या था, बोलते जाओ। यही था। फिर इसका एक और वर्जन अपन ने देखा था मैग्नेटिज्म में, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये भी याद आ रहा होगा। और इससे अपन ने कंक्लूड किया था कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। याद आ गया? और इसका तीसरा जो नियम है वो है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज का ये क्या नियम था? ये था कि भैया जो भी ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो हम ऐसा बोल देंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल आपको याद आ गया होगा कि अपन पोटेंशियल को ई डॉट डी एल लिखते थे। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल था, तो वहाँ से हम डी वी निकालते थे तो ई डॉट डी एल हो जाता था। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। लेकिन जो फ्लक्स है वो कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड वाला। इसका मतलब ये था कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। एंड जो इसका चौथा है वो है एम्पियर मैक्सवेल या मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। कई बार बच्चे ना ये सर्किटल को कुछ और समझ लेते हैं। सर्किटल है, सर्किटल नहीं है। स्पेलिंग देखो गौर से, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये म्यू नॉट आई होता था एम्पियर सर्किटल लॉ में, है ना। लेकिन इस बार आई की जगह क्या लिखोगे? आई सी प्लस आई डी, तो जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई। और आई सी प्लस आई डी में इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट आई सी, तो आई सी रहेगा। लेकिन जो कंडक्शन करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है अपसलन नॉट डी फाई ई बाई, मैंने बस वैल्यू डाल दी है आई डी के। ओके, ये चारों पेपर में पूछता है, खूब पूछता है। अगर इस चैप्टर से पूछना होगा तो पहली प्रायोरिटी उसकी यही होगी कि यही चीज़ पूछी जाए। ये चार इक्वेशन लिख के बता दो मैक्सवेल की चार इक्वेशन क्या है। डन। लास्ट वाला लिख रहे हैं, क्या हुआ? लारण्या। अरे छुटंकी। डोरेमोन का भाई है ये, स्टार मोन है। ये तो डोरेमोन है ना, ये तो झाड़ू पे बैठ के भी उड़ रहा है। झाड़ू कहते हैं बेटा उसे। ये अच्छा, अंदर भी बैठ के उड़ रहा है, ऐसे नहीं सिर्फ बाहर ही उड़ रहा है, अंदर भी बैठ के उड़ रहा है। अरे पीछे तलवार। हल्के में नहीं लेना है भाई, मारकूट मचा देगा। रीगल एजेंसीज T28 स्ट्रीट नंबर 10। अच्छा, ये तो दिल्ली में बनी है। अरे इसके नीचे एक और एक कैबिनेट है, सेफ कैबिनेट। ओ
चलिए, आप लोगों ने छाप लिया होगा, है ना? सबको सब कुछ जानना है। क्यों जानना है तुमको सब कुछ? मुझे तो मजा आता है ना। देखो, लड़कियों को ज्यादा गॉसिप नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला ज्यादा नहीं करनी चाहिए, जब वो नहीं करेंगी तब जाके कुछ बैलेंस लेवल में आएंगी। लड़के ज्यादा गॉसिप करते हैं सर, आपको क्या पता। हाँ, आप बहुत सीधे हो सर। अच्छा, मैं सीधा नहीं हूँ? वो आप पे डिपेंड करता है सर। मैं क्या बोलता हूँ तुझे बेटा? सुन मेरी बात, जो सामने लिखा है इसे बस देखना है कि उसे दिखा रहे हैं। भाई साहब, बात ऐसी है कि जो भी लाइट्स हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ विजुअल रीजन में आता है, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो लाइट्स जो तुम्हें दिखाई देती हैं, 7 कलर के कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, जिनको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। इनको वेवलेंथ के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ ही अपने को दिखाई देती हैं। क्या दुनिया में जो जितनी भी वेव्स हैं, क्या 400 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ वाली वेव नहीं है? हैं। क्या 700 नैनोमीटर से ऊंची वाली वेवलेंथ नहीं है? हैं। हमें दिखाई दे रही है क्या? नहीं। यही बात समझनी है। तो देख भाई, विजिबल वाले का बाइफर्केशन एकदम क्लियर है। ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का बैंड है, और ये विबग्योर है। ये बात तुमको पता है, इसमें कुछ भी मुझे बताना नहीं है। ये पता कि नहीं पता 400 से 700? अब हाँ? आए क्या? अरे वो भोले बच्चे हैं, उन्होंने सातों नहीं लिखे हैं। ऐसे तो फिर तुम कहोगे कि सर ये बेबी पिंक क्यों नहीं लिखा है। हाँ ना, जरूरी नहीं है वो विबग्योर लिखे, दूसरा काम चला दे रहा है। तो हम विजिबल से ऊपर अगर जाएंगे, मतलब हम अगर देखें 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की अगर कोई भी बात करेंगे, तो तुम वॉयलेट से अगर ऊपर जा रहे हो या वॉयलेट से अगर कम जा रहे हो, तो वॉयलेट से कम वेवलेंथ में सबसे ऊपर आएगी अल्ट्रा वॉयलेट रीजन, फिर उससे और कम वेवलेंथ में आएगा एक्सरे, और उससे और कम वेवलेंथ में आएगी गामा। तो ये याद रखना है कि विजिबल में होता है वॉयलेट से रेड, मतलब पूरा 400 से 700 नैनोमीटर। 400 से कम में जाएगा अल्ट्रा वॉयलेट, उससे ऊपर एक्सरे, और उससे ऊपर गामा। नीचे रेड से ज़्यादा वेवलेंथ में इंफ्रारेड रीजन आ गया। उसके बाद ये सारी की ये माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के अलावा ये सारी की सारी रेडियो वेव हैं। तो रेडियो वेव में शॉर्ट, लॉन्ग, टेलीविजन, एएम, ये सब बेफालतू की बातें, बाकी हैं सभी रेडियो वेव ही। अब सुनो एक और बात, इनमें कोई भी बाइफर्केशन एकदम क्लियर कट नहीं है, सब ओवरलैपिंग है। ठीक है? तो इस टेबल से कभी भी तुम कुछ नहीं पता कर सकते। मतलब यहाँ पर अगर तुम देख रहे होगे 10⁻⁻8 अल्ट्रावायलेट रीजन में भी लाई कर रही है वेवलेंथ, और एक्सरे में भी लाई कर रही है। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। एनसीईआरटी ने इसके लिए बड़ी प्यारी सी काम किया है। इन्होंने यहाँ पे एक माइक्रोवेव बना के दिया है खाना बनाने के लिए। नीचे एक टेबल बना रखी होगी इन्होंने, ये गई टेबल। ये टेबल में देखो, वो काम की चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, बाकी सब कचरा पट्टी है। देखो, इसमें काम की चीज़ ये है कि रेडियो वेव 0.1 मीटर से ऊंची वेवलेंथ वाले को अपन रेडियो वेव का नाम दिया है उन्होंने। 0.1 मीटर से 1 mm वाली माइक्रोवेव है। 1 mm से 700 नैनोमीटर इंफ्रारेड हो गई। फिर आपकी विजिबल लाइट तो 700 से 400, मतलब 400 से 700 कैसे भी पढ़ लो। फिर अल्ट्रा वायलेट 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, एक्सरे 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, गामा रेज 10⁻³ नैनोमीटर से कम की है। तो आप अब इसके बाद, लेकिन तुम जैसे इसके राइट साइड में देखोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसका कोई यूज़ नहीं। क्या इंफॉर्मेशन है? कि रेडियो वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो प्रोड्यूस होने के लिए रैपिड एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, इलेक्ट्रॉन्स को तेज एक्सेलरेट और डिक्सेलरेट करा के अपन रेडियो वेव प्रोड्यूस करते हैं। डिटेंशन मतलब रेडियो वेव चली गई, अब इसे डिटेक्ट कैसे करोगे? तो अपन तो रेडियो से कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि रिसीवर्स एरियल्स, मतलब रिसीवर्स के
कुछ अपने पास छाते वाते होंगे, उनसे वो कैच करते हैं। छाते छतरी समझते हो ना, छाते छतरी घरों के ऊपर लगी रहती है ना। फिर एंटीना भी थोड़े नए वाले आ गए, डंडे वाले वैसे। फिर माइक्रोवेव में क्लाइस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व क्या होता है, लोड नहीं लेना है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, तो ये सब ने जो बातें लिखी है ये सिर्फ पढ़ लेनी है। और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ये बाइफर्केशन या तो अभी लिख लो या फिर घर पे जाके लिखो। लो कहाँ कहाँ पे पसंद करेंगे, अभी लिखना पसंद करेंगे तो पहले 2 कॉलम तो लिख ही लो। ठीक है, पहले 2 कॉलम लिख लो और लिख के इसको ख़त्म करते हैं। बाकी 2 कॉलम प्रोडक्शन डिटेक्शन का कोई लोड नहीं है। इस प्रकार इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त होती है। जितनी स्पीड से थ्योरी खत्म हुई उतनी स्पीड से क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, मतलब क्वेश्चंस भी बड़े इजी हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, जाने देते हैं। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है, तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है E/B इज इक्वल टू C। ठीक है, तो यहाँ से B हो जाएगा E/C। आप वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ गया, सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इसने क्या पूछा है कि डायरेक्शन भी पूछी है क्या। देखो डायरेक्शन कितनी आसान है कि जा किधर रहा है, प्लस एक्स में, तो वेव जा रही है प्लस एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहा होगा, के में। के में किधर रहा होगा, सोचते हैं, आओ। जे जे की तरफ है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर है तुम्हारे पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। तो हमसे पूछ रहा है कि E क्रॉस B करने से इधर आ जाना चाहिए, तो E क्रॉस B, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा किधर होना चाहिए, प्लस K में। क्योंकि क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, J में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा J में है तो तुम E क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए V की। तो E क्रॉस B में अगर ये J है तो J क्रॉस K करोगे तभी तो ये I आएगा, क्योंकि वेव प्लस एक्स में जा रही है ना। मेक सेंस है ना, ठीक है। घटिया बात थी, घटिया क्वेश्चन। अगला भाई, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिनोटेड बाय दिस। टेंशन ही नहीं है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के लिए हमको वेवलेंथ यहाँ पर के टर्म में आती है, के आपके पास ये है, के को आप क्या लिखोगे, 2π/λ। तो ये 2π/λ लिख देंगे तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा चाहो तो सॉल्व करके निकाल सकते हो, 2π/k, तो लैम्डा हो जाएगा 2π/k। के की वैल्यू ये है तो लैम्डा इज 2π/k। और दूसरे में पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा ये होता है, ओमेगा होता है 2πf, तो एफ आ जाएगा ω/2π। इस पूरे में 2π से डिवाइड कर देंगे। तो इन्होंने कर रखा है या कुछ और तरीके से किया है, इन्होंने कुछ और तरीके से किया है, ये कर रखा है ω/2π। ठीक है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, एकदम एक बेकार बातें हैं। फिर उसके बाद कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, ये क्वेश्चन अब यहाँ से हो जाता है सही। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तुम्हें B0 पता है, ये अंदर वाली टर्म तो सेम ही रहती है, तो फिर तुम्हें अगर B0 पता है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, E0 निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तुमको पता है, B0 हो जाएगा E/C। तो यहाँ से इन्होंने E/C करके निकाल लिया, तो ये 60 आ गया, और अंदर वाली पूरी कहानी सेम। समझ गई बात। तो दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। एग्जाम्पल में कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट। पीछे कछुए, शुभम नहीं, शुभम नहीं, ऋषभ, क्लियर। अब देखो, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे कि मैं करूं, दोनों मिलके करेंगे, है ना। पहाड़ जो तोड़ना है दोनों मिलके ही तोड़ पाएंगे सर। हाँ, बस 2 ही एग्जाम्पल हैं। नहीं, क्वेश्चन 8 है। चलो देखो यहाँ पे ना, कैपेसिटर की जो डिस्क है
जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स हैं वो इस बार सर्कुलर हैं, तो इनका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर लिखा है, तो लिखो R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो D इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, D इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैपेसिटर को अपन ने एक सोर्स से चार्ज किया है जो कि यहाँ पर अपन ने नहीं दिखा रखा, बोल रहा है कि इससे इसमें करंट फ्लो हुई है, करंट की वैल्यू है 0.15 एम्पियर, करंट लिखो 0.15 एम्पियर, करंट इज 0.15 एम्पियर। कितना चमक गया? पहले वाले में पूछ रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो पहले तो कैपेसिटेंस बताओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वैल्यू डालो निकालो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, याद है ना ये तो। कैपेसिटेंस निकालो, हाँ मीटर में ही करना पड़ेगा। आंसर अगर बताऊं तो आंसर इसका आएगा 80.032 पिकोफैरेड। ठीक है, चलो इसमें जो रेडियस दे रखी है अपने को, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया था क्वेश्चन में? करंट, करंट दी थी 0.15 एम्पियर, और हमसे इसने पूछा है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर इज 0.12 का स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻2। ये किया सबने, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा 80.032 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ये पूरा भरोसा है, कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेते हैं, ये कैलकुलेशन भी कर लेंगे, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मेथड समझना है। दूसरा पार्ट था इसका द कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब इस पहले पार्ट में इसका जो ए पार्ट था, इसी का दूसरा हिस्सा है कि आप dv बाई डी बता दीजिए कितना है। देखो ये भी निकालना बहुत आसान है, आपको ये पता है q इज इक्वल टू सी वी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू इंटू डी वी बाई, ये तो हो गया करंट, हो जाएगा c इंटू डी वी बाई डी टी। यहाँ से आपके पास डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I बाई सी, I is 0.15 and C is 80.032 इंटू 10⁻⁻12। ये सॉल्व होके अपने पास आता है 1.87 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, मेथड क्लियर? ये हो गया पहले क्वेश्चन का ए पोर्शन। इसका बी पोर्शन आपसे पूछता है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। क्वेश्चन में जो करंट दी है वो कौन सी है? कंडक्शन, और पूछी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। तो सेम रहेगी कि अलग? सेम रहेगी, ये तो पता है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगी। तो इसका बी पार्ट में जो पूछा है कि ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसका आंसर है सेम एज कंडक्शन करंट। लिख लो लिख लो, खत्म करो। बी पार्ट इज सेम एज कंडक्शन करंट, दैट इज 0.15 एम्पियर, दैट इज 0.15 एम्पियर। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। हाँ ये तो हमने किया ही है, और उसको निकालते वक्त हमने किस चीज़ का ध्यान रखा कि जब हम करंट लिख रहे हैं तो ऐसे लिखें कि उसमें कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लिखनी है।
ठीक है, तो इसका आंसर तीसरे वाले का हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, यस आंसर हो जाए। ओके, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है जो कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट, इसमें भी रेडियस 6 सेंटीमीटर दिए। देखो R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 100 पिकोफैरेड, PF पिकोफैरेड। The capacitor is connected to VRMS is 230 volt. VRMS is 230 volt and angular frequency omega is 300 radian per second. सारी चीज क्वेश्चन में क्लियर, समझ गए हर एक चीज? ये क्वेश्चन में गिवन है सब। अब पहली चीज पूछ रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती थी, बोलो ना, कंडक्शन करंट की आईआरएमएस। बोलो, वी आर एम एस बाई जेड, और जेड की जगह क्या है एक्सी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या क्या दिया था एक बार वापस से बताना। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर और सी इज 100 पिकोफैरेड एंड वी आर एम एस इज 230 वोल्ट, यही था। ओमेगा इज 300 रेडियन पर सेकेंड है, हाँ पिको। तो उसके बाद इसने जो पहला पार्ट था कैलकुलेट द, नहीं ये तो फर्स्ट है, सेकंड वाला था व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, ए पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, आई आर एम एस पूछ रहा है, आई आर एम एस विल बी वी आर एम एस बाई जेड, जेड की वैल्यू एक्स सी के बराबर हो जाएगी, दैट इज वी आर एम एस 1 अपॉन ओमेगा सी। वी आर एम एस की वैल्यू है 230, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, एफ इज या ओमेगा डायरेक्टली दिया है तो अपन क्या लोड लें, कितना है 300 एंड सी इज 100 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12, तो हो जाएगा 69 इंटू 2 2 4 और 1 5 10 टू पावर माइनस का 7, ठीक है एम्पियर। चाहो तो 6.9 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हो उसको, 6.9 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब कितना होता है -6। आदर्श को तो ये बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि एसी का क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन नहीं। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है, यहाँ पे दिखा देते हैं, देख लिए। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि इज द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसका आंसर हमेशा यस है। तो सेकंड पार्ट का आंसर लिख लो यस, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बी एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ये क्या कह रहा है इसको अब समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई अगर आप देखोगे तो प्लेट्स ऐसी दिख रही थी, ऐसी तो था। उसने कहा कि एक काम करो थोड़ा सा इन्हें बड़ा करके बना दे। ये बीच में जुड़ी तो है नहीं, यहाँ पे तो अपन ने सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन बना दी एक्सिस की। तो उसने बोला कि यार देखो यहाँ से ना एक्सिस से कुछ दूरी पे जाओ, ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड बता दो मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि देखो दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो पूछ रहा है कितना आएगा। कहानी समझ गए क्या है? इसको अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू ये ऐसा है, अगर इस दर से मैं देख के बनाऊंगा तो ऐसा दिख रहा होगा। देखो कि ये है एक सर्कुलर प्लेट, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ऐसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, आया ना। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर बता दो इसकी जो टोटल रेडियस है वो कैपिटल आर है एक्सिस से। समझ गई बात?
अब तुम अगर जो भी मैं बात करूंगा ये तुम पहले कर चुके हो। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम इस प्लेट के पास हो तो यहाँ पे जो होने वाली करंट है वो कंडक्शन के बराबर होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? अब इस कंडक्शन करंट में अगर तुम देखो तो इस पूरे से जो करंट जा रही है, पूरे से जो आ रही है वो करंट है आई। ठीक है, तो करंट डेंसिटी अगर मैं निकालूं तो अपने बच्चे तुरंत बोलेंगे करंट डेंसिटी हो जाएगी सर जो भी करंट आई अपॉन इसका एरिया। जो करंट डेंसिटी निकालेंगे वो जे से डिनोट करते थे, हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। सही बात है। लेकिन क्या आपको करंट पूरी डिस्क से निकालनी थी या फिर उस जो सर्किट अपन ने बनाया है लूप उससे निकालनी थी? लूप से निकाल। तो इससे जो जाने वाली जो भी करंट होगी आई सी या आई सी डैश बोल दो, है ना, क्योंकि अपन को तो इस लूप के अंदर से ही निकालनी है बस ये वाली। इससे पास होने वाली करंट को मैंने नाम दे दिया आई सी डैश। तो आई सी डैश निकालेंगे तो जे इंटू एरिया दैट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से जो आई सी डैश आ जाएगा वो आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गई बात? इसको यहाँ चिपका दो बी। अब देखो यहाँ पर तुम कोई भी देखोगे तो इधर तुम्हारा बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है? 0। अगेन ये बी है, ये डीएल है, ऐसा। फिर अगेन बी और डीएल, अगेन बी और डीएल, अगेन बी और डीएल, तो इन सबके बीच का एंगल हर बार कितना है? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डीएल डीएल डीएल, मतलब पूरी सरकमफेरेंस हो गई तो कितना हो गया? 2 पाई आर। डीएल 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 तो पूरा सरकमफेरेंस हो गया ना। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये यहाँ पर अपन कंडक्शन करंट की वैल्यू डाल देंगे आई सी डैश, दैट इज आई इंटू, ऑब्वियसली ये पूरी करंट जा रही है तो मैक्सिमम लिखनी पड़ेगी, तो मैं आई नॉट लिख दे रहा हूँ। हो जाएगा आई नॉट आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इससे ये कट गया। ठीक है, यहाँ से जो बी निकल के आया वो मेरे पास आ रहा है म्यू नॉट आई नॉट आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना आई नॉट मैक्सिमम करंट है जो इससे जा सकती थी। इतना क्लियर? ये बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू डालोगे तो आपने कुछ निकाला है इसमें? क्या वैल्यू आई थी? वैल्यू वगैरह बताओ मुझे। हाँ बोलते जब मैं ना अलग रंग से लिख देता हूँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है बेटा? म्यू नोट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितनी थी? करंट दी थी ना। करंट अपनी कितनी आई? आरएमएस की वैल्यू अपन ने निकाली है ना। कहाँ निकाली थी? ये है ना 6.9। तो ये हो जाएगा 6.9 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू √2। समझे? क्योंकि हमें क्या लिखना है? आई नॉट। तो आई नॉट हो जाएगा आई आर एम एस इंटू √2। इसके बाद रेडियस इज 3 इंटू 10⁻⁻⁻ का डिस्टेंस, और रेडियस कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁻ का। तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर है। ओके, थैंक यू। इसमें तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा बेटा तुझे, क्योंकि इसके लिए ना तो ईएमआई ना एमईसी क्लियर होगा, ना ईएमआई क्लियर होगा, ना एसी क्लियर। चलो हिम्मत दिखाई, आज तुम आ गए हो। इसको सॉल्व होके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है इसका, मेरा पूरा भरोसा है तुम लोग सही निकालोगे। 1.63 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। ओके, ठीक है। अब देखो अपने पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं? 6 क्वेश्चन 6 मिनट में होंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन।
इन्होंने भारी क्वेश्चन पहले ही दे दिए, बच्चा देख के डिमोटिवेट हो जाए। ये फॉर्मूला हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, याद करो कहाँ किया था। कहीं तो किया था, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे। एक एक शेल नहीं, एक सॉलिड पाइप, हॉलो नहीं, सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर का ही तो क्वेश्चन एक तरीके से है कि नहीं है भाई। भूमिका नींद तो नहीं आ रही तुझे, तबीयत सही है, बेहोश होके मत गिरना आज कोई। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने छाप लिया हो। तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन छाप जरूर लेना। पिताजी को हमने आपके बोला था कि मंडे सैटरडे के सही रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको लगा कि आप कर लेंगे, है ना। गुड, यही मोटिवेशन चाहिए। चलो भाई, डन। आधा मिनट और ले भैया, पेट हटा देता हूँ मैं अपना। हम्म? वो आएगा ही, मतलब मुझे तो पता है ना आंसर। हमारा गलत हो सकता है, ये थोड़ी गलत हो सकता है। देख के लिखा है ना आंसर, एनसीईआरटी में सही लिखा है। ओह यस, बोली बच्ची। तो भाई ये अपन ने दो क्वेश्चन निपटा लिए, ठीक है जी। अब आओ बेटा 8.3 से। यहाँ से थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम लल्लू क्वेश्चन शुरू होते हैं। 8.3 कह रहा है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिस, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ दिस। भाई साहब तुमने अभी फिगर देखा, उस फिगर में क्या चीज़ है जो वेरी नहीं कर रही है। वेवलेंथ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बदल रही है, सिर्फ स्पीड नहीं चेंज हो रही है। स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, स्पीड। तो इसका आंसर है स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ, या स्पीड लिख दो, फिर फिजिकल क्वांटिटी पूछिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है वाई की तरफ। हमने वही यही किया है, ई क्रॉस बी करके, याद है। तो बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पूछा है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो 8.4 का अगर अपन आंसर देखें तो 8.4 में अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x डायरेक्शन में होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो y डायरेक्शन में होगा। एंड 30 मेगाहर्ट्ज है ना, अरे हाँ है ना, फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज। तो हमसे वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ हो जाएगा c अपॉन लेमडा, फॉर्मूला पता ही है, और c अपॉन एफ। हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ा था, आया ना। तो हमने वैल्यू डाल दी, 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10⁻⁶। तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर। खत्म। ठीक है दोस्त, तो 8 पॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है रेडियो वेव कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन, 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज है।
तो इस बैंड के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड क्या होगा? तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ निकाल लो, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वेवलेंथ निकाल लो, दोनों के बीच का जो है वो एक बैंड बन गया। बैंड मतलब होता है एक रेंज। बैंड का मतलब सिंपल होता है रेंज, कि 10 से 15 की एक बैंड है, तो 10 से 15 एक रेंज है। सॉल्व कर लो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लो, फटाफट करो। 7.5 और 12, यही है ना, 7.5 और 12 मेगाहर्ट्ज। इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा 1 आएगा वो हो जाएगा सी अपॉन एफ वन। इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा 2 आएगा वो हो जाएगा सी अपॉन एफ टू। सी इज 3 इंटू 10⁻⁸, एफ इज 7.5 इंटू 10⁻⁶, जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸, जाएगा 12 इंटू 10⁻⁶। तो ये पहला वाला कितना आ रहा है? 40। ये 40 आ रहा है, और ये वाला आ रहा है 25, है ना? तो जो डायरेक्शन, तो जो बैंड आएगा वो आएगा 25 मीटर टू 40 मीटर। ठीक है, आसान फॉर्मूला है। बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। आगे बढ़े। 1 मिनट से ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब लोग एक लेवल पे आ जाओ, फिर अगले में टाइम देते हैं। आगे सब सफाई पूरी सबकी? अरे डन नाडन। चलो 8 पॉइंट कौन सा हो गया? 5 हो गया। 8.6 देखा जाए। अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी लिखो 10⁻⁹ हर्ट्स, एफ इज 10⁻⁹ हर्ट्स। बोल रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही फ्रीक्वेंसी वेव की होती है। इसका मतलब इसका आंसर सेम रहेगा, 10⁻⁹ मेगाहर्ट्ज, वही आंसर है। जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी वही तो फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो घटिया क्वेश्चन है। डन। कितने नंबर गए? 6। 10 ही तो है। अच्छा, मैंने 8 बचे हुए हैं यही बोला था। अच्छा, ऐसा बोल दिया था क्या? कोई बात नहीं। 8.7 कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हारमोनियम, हारमोनियम नहीं, अब हारमोनियम बजाते थे। फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट इज 510 नैनो टेस्ला। बी नॉट इज 510 नैनो टेस्ला, एनटी 10⁻⁻⁹ टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी इंटू सी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी इंटू सी। सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बी इंटू सी। 8 पॉइंट कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7? तो बी नॉट अपने को दे रखा था 510 इंटू 10⁻⁻⁹ टेस्ला। ई बाई बी इज इक्वल टू सी था, ई बाई सी इज इक्वल टू बी था। क्या सही तो था? ई बाई सी। तो इसने ई नॉट पूछा है, दैट इज बी नॉट इंटू सी। 510 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁸ तुमको मैंने बोला था फॉर्मूले रट्टा मार लेना, इसीलिए बोला था। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। क्या आंसर है? 153 वॉट। जल्दी बोलो। न्यूटन पर कूलम बोल दो, है ना? या दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। एक ही बात। अगला क्वेश्चन। 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं लग रहा क्वेश्चन में। अगला, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन EMW इज 120 न्यूटन पर कूलम। फ्रीक्वेंसी दे दी है, डिटरमाइन, बाकी सब चीजें पूछी हैं।
लिखो जरा, ई नॉट इज 120 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज। दो चीजें लिख ली, क्या क्या पता करना है वो एक लाइन से लिख लेना, बी नॉट ओमेगा, बी नॉट ओमेगा के लैम्डा, और ई और बी की एक्सप्रेशन तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। चलो सारी चीजें लिख ली, ठीक। इसने जो दिया था क्वेश्चन में वो दिया था ई नॉट ही दिया था ना, 120 न्यूटन पर कूलम, फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, और सबसे पहले इसने पूछा है बी नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू समझ गए बच्चे, ई नॉट बाई सी, ठीक है। तो ई नॉट बाई सी दैट इज 120 अपॉन 3 इंटू 10⁻8, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻7। बी नॉट आ गया सबका, ठीक है, टेस्ला भाई साहब आ गए। फिर जो दूसरी चीज इसने पूछी थी क्या है, ओमेगा, ओमेगा था मेरे पास 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई इंटू 50 मेगा हर्ट्स, तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा 100 पाई इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 10⁻8 पाई रेडियन पर सेकेंड। मेगा की वैल्यू मैंने डाल दी है 10⁻6, ठीक है। फिर इसने क्या पूछा है, के, तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो लैम्डा दिया कहाँ है, उसने के पूछा है क्या, तो उसके लिए लैम्डा क्यों निकालना है, उसके लिए डायरेक्टली कर लो ना। जैसे तुम ये जानते हो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा बाई वी, और v किसके बराबर है, c के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा बाई सी। ओमेगा क्वेश्चन में कितना निकाल रखा है तुमने, 10⁻8 इंटू पाई, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁻8, तो आंसर कितना हो गया पाई बाई 3 मीटर इनवर्स, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स, समझ गए। तो लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं है के निकालने के लिए, निकालना है क्या, तो निकालना है, तो फिर अब क्या है, सब कुछ तो आ गया। लैम्डा के लिए क्या करो, लैम्डा को आप एक काम करो 2 पाई बाई के लिख दो। लैम्डा की कैलकुलेशन में ये पहली चीज पूछी है, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी चीज पूछी। लैम्डा को 2 पाई बाई के कर दो, दैट इज 2 पाई अपॉन पाई बाई 3, मतलब 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर 6 मीटर है भाई। फिर इसने नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, ई एंड बी की इक्वेशन पूछी थी भाई साहब। अब देखो सब कुछ तो पता चल गया, तो देख भाई ई की इक्वेशन, ई को मान ले एक्स में मान लेते हैं, ये तो बताया नहीं किधर मूव कर रही है, क्या बताया है, बताया होगा यार, नहीं बताया, कोई बात नहीं, तो अपनी मन से किधर भी चला लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हमने मान लिया कि इसको जेड में ही चला लेते हैं, तो वो था जेड का फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड, तो के की वैल्यू कितनी है, नहीं के की वैल्यू कहाँ निकालिए, ये गई ना पाई बाई 3, पाई बाई 3 जेड माइनस ओमेगा टी, दैट इज 10⁻8 पाई टी, और मैग्नेटिक फील्ड वाई में इसकी वैल्यू बताओ जरा, बी नॉट कितना था 4 इंटू 10⁻⁻7, अंदर वाली कहानी तो सेम ही रहेगी, दैट इज पाई जेड बाई 3 माइनस 10⁻8 पाई टी, ठीक है समर्थ, समझ में आ रहा है, पक्की बात, एकदम रद्दी क्वेश्चन है कि नहीं है, पर नाक साफ कर रहा है क्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है? फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखा जाए, क्या है अगला क्वेश्चन, आप लोगों ने छाप लिया क्या, थोड़ा आराम आराम से चलें क्या, तेज तो नहीं हो रहा, पीछे इधर इस मोहल्ले में रवीशा वाली पार्टी में सब सुकून है, ठीक है, चलो आराम आराम से चलते हैं। अब देखो तुम, ये क्वेश्चन जो है
क्या क्वेश्चन है, मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को देख के। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे मत पढ़ो। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेफालतू का है। ये कह रहा है कि ये आप लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तब बताएंगे कि अगर, कहाँ पढ़ लिया, अच्छा तो अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो एक फोटोन के पास एनर्जी एच न्यू होती है, या फिर उसको एस सी बाई लैम्डा भी पढ़ सकते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि जो भी एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालते हैं फोटोन की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए आपने जो भी एनर्जी निकाली है, एनर्जी कैसे निकालोगे, एच सी बाई लैम्डा, या फिर आप एच इंटू न्यू कर दो। तो आपके पास पीछे एक टेबल बनवाई थी, एक टेबल थी वो लंबी सी, याद है? उस टेबल में देखो सारे एक तरफ फ्रीक्वेंसी थी, फिर बीच में अपन ने डेटा लिखा था, राइट साइड में वेवलेंथ लिखी थी, और फिर अपन ने उधर एक वेव विजुअल वाली सारी फिगर दिखाया था जो तुमको, अरे ये वाला फिगर यार, वही आ गया वो तुम समझ गए ना मैं कौन क्या कह रहा हूँ। अब उसमें कह रहा है कि तुम हर एक में वो जो फ्रीक्वेंसी दी है ना, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालो, प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और उससे एनर्जी निकालो। जब एनर्जी आ जाए तो उसको ई से डिवाइड करो ताकि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए। वो एनर्जी हर फ्रीक्वेंसी के लिए लिखो। तो ये मेहनत का काम है, कचरा काम है, इसका कोई मतलब नहीं है। गणित इतनी मुझे सीखनी भी नहीं, ना तुम्हें सिखानी है, तो रिलैक्स रहो। ये क्वेश्चन का कोई भी सेंस नहीं है। इसीलिए जब तुम इसका आंसर देखोगे पीछे तो उन्होंने एक टेबल बना रखी है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट एच से न्यू मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद ई से डिवाइड कर दिया है। तो ये अपन को क्वेश्चन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कह रहे हैं इन अ प्लेन EMW द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड एम्पलीट्यूड इज दिस। तो लिखो जरा, F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्स, एंड एम्पलीट्यूड मतलब किसका एम्पलीट्यूड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब क्या दिया है, ई नॉट या वी नॉट, ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू लिख लो 48 वोल्ट पर मीटर। ऋषभ चमक रहा है बेटा, धीमे धीमे या तेज तेज, तेज तेज चमक रहा है, ठीक। तू धीमे धीमे क्यों बोल रहा है, तो तेज तेज बोल। हो जाएगा 48 वोल्ट पर मीटर, इतना चमक गया। अब भाई साहब पहली चीज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ, मतलब c बाई एफ। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाई एफ, 3 इंटू 10⁻8। वेवलेंथ कितनी थी बच्चों, 2 इंटू 10⁻10, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पहला पार्ट, सभी को क्लियर। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बढ़िया चीज पूछेगा। बी नॉट पूछ रहा है, तो बी नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई सी, ये कितना दिया था 48, 3 इंटू 10⁻8, तो हो जाएगा ये 16 या 48, 16 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ठीक है, दो क्लियर। तीसरे में क्या पूछा था उसने, सो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब ये प्रूफ करने को बोल दिया उसने। तो जो हमने पढ़ी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, कह रहा है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, प्रूफ करके दिखाओ। आओ इसके बारे में बात करें, ये वाला अच्छी चीज़ है। बाकी सब तो क्लियर, लास्ट चीज, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, अब तो कुछ नहीं। आओ बातें करें। ये तो आप लोगों को ये बता रखा था C इज इक्वल टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी चीज बता रखी थी कि एंड, या यहाँ लिखते हैं, एंड ये बता रखा था कि E0 बाई B0 होता है C के बराबर। सही बात है। इन दोनों इक्वेशन से मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाल दी, तो ये बन गया E0 बाई B0 इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा स्क्वायर बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई समस्या है क्या तुमको? अब सुन, ये है ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एक साइड लिख दिया, बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एक साइड लिख दिया, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ बोथ साइड। हो गया प्रूफ? क्या बचेगा ये इसके बाद? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रूफ? इस प्रकार ये बड़ा सा चैप्टर खत्म होता है और होमवर्क की में भी सारे क्वेश्चन जो थे वो सब मैंने करा दिए हैं। एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।